कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। घर पूरी तरीके से गहमा-गहमी में था। कल संजू की शादी जो थी, अग्नि कोई भारी काम तो नहीं कर रही थी, पर ऊपरी देखभाल वाला काम फिलहाल उसने अपने हिस्से में ही ली थी। बाकी सब दूसरे लोग देख रहे थे। इस चक्कर में अग्नि ने निशाचर मंडली के नए नए कारनामे नोट किए थे, जैसे कहीं भी पसर कर सोना, कुछ न कुछ खाते रहना, यहाँ तक कि उसके हिस्से में भी सेंध लगाना, बात बात पर बाल नोचने की नौबत आ जाना। और अंक, उसका तो अजीब ही हाल था। अग्नि नोट करती कि उससे ज़्यादा तो अंक टेंशन में रहता, जैसे कि अभी। अंक, क्या हुआ है? अब बस करो, मैं ठीक हूँ, और प्लीज़ मेरे पैरों में तेल लगाना बंद करो। अब दर्द बिल्कुल गायब है। अभी मुझे संजू के डिज़ाइनर को फ़ोन करना है, वरना संजू को तुम जानते हो, मंडप में भी झाड़ झक्कड़ी बैठ जाएगी। तो फिर ये सूजन गायब क्यों नहीं है? वो एकदम उठकर चिल्लाकर अग्नि के सामने खड़ा होकर बोला। तो अग्नि ने ध्यान से अपने भोले भाले पति को देखा, जिसके मूड स्विंग उससे 2 कदम आगे हैं। आजकल कभी परेशान होता है, कभी खुश, और कभी कभी ये अजीब सी शिकायतें। अभी वो चेक शर्ट और लोअर में बेहद प्यारा लग रहा था। इन दिनों उसकी हल्की वियर्ड लुक उसे और खूबसूरत कर चुकी थी। क्या हुआ? इधर आओ मेरे पास, वो उसका हाथ पकड़कर बोली। तो वो तेल की कटोरी रख होले से उसके पेट पर हाथ रख उसके सीने से लग गया। ये बहुत नॉर्मल है अंक, मैंने डॉक्टर से पूछा था। तुम तो थे वहाँ पर। तुम क्या, पूरा घर था हमारा वहाँ पर। ये अपने आप चला जाएगा डिलीवरी के बाद, वो इत्मीनान से अंक को समझा कर बोली। अब देखो, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? मुझे देखो, कितना वेट गेन किया है मैंने, अग्नि समझा रही थी उसे, जबकि हर आम लड़की की तरह एक गुण तो अग्नि में भी था, इस वजन को कम करने की टेंशन। ठीक तो है, आप बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे, बिल्कुल प्यारी सी। वो उससे लिपट कर अपने होठों से उसे यहाँ वहाँ किस करके बोला। अग्नि की पलकें हल्की सी बोझिल हुई। आजकल उसका वो प्यारा सा स्पर्श बहुत अच्छा लगता था उसे। और करूं? अंक रुक कर उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला। वो अपने भोले भंडारी के सब समझ लेने पर गुरूर से मुस्कुराकर बोली। तो अंक ने बेहद आराम से सोफे से टिक कर उसे खुद पर लिया। आप कंफर्टेबल हैं? वो उसका पूरा वजन खुद पर समेट कर बोला। तो ये हुआ मेरी बीवी का कम शब्दों का इस्तेमाल, जिसकी इस अदा पर उसका क्यूट हॉट पति क्लीन बोल्ड हुआ। वो कमेंट्री देने के अंदाज में बोला। अंक, करो जो करना है, वरना मैं जा रही हूँ। वो उसके इतने करीब होकर कभी ज़्यादा देर रुक नहीं पाया करती थी। मैं जाने दूंगा तब ना, बोल हौले से उसने उसके लबों को खुद में समेटा। भाभी भाभी, बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो अंक उसके गले में घुसा हुआ एकदम बाहर आया। संजू, फिर माइक्रोफोन निकल गई है, वो हल्का चिढ़ा हुआ बोला। तो अग्नि को खुलकर मुस्कुराहट आई। आप बैठो, दरवाज़ा मैं खोलता हूँ, बोल वो उसके बाल कपड़े संभाल दरवाजे तक गया। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, संजू के पीछे पीछे पूरा घर चला आया था, इंक्लूडिंग आशुतोष और आदेश जी भी। नीचे घर में कुछ काम हो रहा है क्या? आप सबके सब यहाँ? बेटा, बाप बन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने बाप के कहीं आने जाने पर सवाल करोगे। आशुतोष जी पलट कर बोले। पापा, मैंने कब कहा? वो मासूम सा मुंह बनाकर बोला। कहता कहाँ है तू कुछ, तू तो करता है सीधा। अग्निपति स्पर्श बात को क्लियर करके बोला। और ये भोली सी शक्ल कब तक रहेगी बेटा? अब तेरा बच्चा आने वाला है, ऐसी शक्ल बनाकर मुझे कंफ्यूज मत करना, वरना तुझे खिलाना है या उसे, समझ ही नहीं आए। आशुतोष जी फिर बोले। माँ, अंक मन मना कर बोला। लो, ये बाप बनेंगे, माँ का पल्लू छूट नहीं रहा अभी भी इनसे। अरे क्या प्रॉब्लम है मेरे बेटे से आपको? संगीता उठकर मैदान में आई। तो आभा जो ड्राई फ्रूट का हलवा अग्नि के लिए लाई थी, उसे थमा कर आराम से बैठी ही थी कि देखा उसके प्यारे पति देव और बाकी उनके दोनों भाई बहन उसी पर झुके हुए थे। भाभी, हमारे लिए नहीं बनाया? नहीं, सुबह से तुम लोगों का पेट भरा नहीं अब तक? नम्रता जी चिल्लाकर बोली। माँ, मैंने तो कुछ नहीं खाया, संजू चिल्लाकर बोली। बेटा, हाथों में मेहंदी लगवाते हुए तुम्हें मैंने ही खिलाया था। मेहंदी लगवाए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, अब मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं, बहुत है, ये लो तुम भी खा लो, कल वैसे भी व्रत रहना है तुम्हें पूरे दिन। अग्नि उसके मुंह में चम्मच डालकर बोली।
तो मुंह का हलवा उसकी बात सुन संजू को कड़वा ही लगा। क्या? नहीं नहीं, मैं व्रत नहीं रहूंगी, वो जल्दी जल्दी मुंह चलाकर बोली। कहाँ की भूखी नंगी औलादें मिली हैं हमें आदेश जी, नम्रता जी अफसोस से बोली। अरे एक दिन की ही तो बात है, रह लेना व्रत बेटा, आदेश जी बात संभालते हुए बोले। बुआ टेक अ चिल पिल, आप ना कल अपने आप कुछ बनाकर उसे देखना, मन ही नहीं होगा खाने का, निशु प्यार से बोली। पर संजू ने उसे दांत किटकिटाकर घूरा। मैंने कहा मेरे बेटे से आप अब कुछ नहीं कहेंगे, बेचारा कितना दुबला हो गया है आजकल। उधर अलग ही शुरू हो रहा था और इधर कुछ और। आप लोग यहाँ तक आए तो कुछ ज़रूरी बात होंगी, वो कर लें पहले, ये काम तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, है ना? अग्नि की आवाज़ आई तो सब एकदम शांत हुए। देखा, ये निशाचर हमें सब भुलवा देते हैं, नम्रता जी तुरंत बोली। अब हमने क्या किया माँ? अब इस बार ये आवाज़ उन चारों की थी। तो देर रात तक सब निपट गया ऑलमोस्ट। अग्नि अभी वीडियो कॉल पर राठी के साथ थी, जो कल अंक के साथ शॉपिंग पर गया था, और उम्मीद के मुताबिक अंक उसे आधा शॉपिंग माल खरीद कर दे चुका था, ये बोल कर के लड़के और लड़की दोनों के कपड़े लड़की वाले ही देते हैं उसके घर, और अभी वो उनमें बेचारा उलझा हुआ फंसा पड़ा था। मैम इतने कपड़े पूरे साल में नहीं खरीदता हूँ, और कब से इन्हें सेट कर रहा हूँ, सेट ही नहीं हो रहे हैं। हो जाएगा, फिलहाल तुम ज़रूरी चीज़ों की पैकिंग करो, कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा तुम्हें शादी के बाद। हाँ जानता हूँ मैम। ओके, अब जो बाकी काम है 2 दिन बाद से शुरू करेंगे। इंजॉय योर वेडिंग राठी एंड ऑल द बेस्ट। संजू एंटर हो रही है तुम्हारी लाइफ में, अग्नि धीरे से बोली तो वो खुलकर हंस पड़ा। लैपटॉप बंद कर अग्नि ने बेड की तरफ मुड़कर देखा। अंक सो चुका था थक कर, आज कुछ ज़्यादा ही रहा उसके लिए। ऊपर से वो उसके लिए भी बहुत करता है, ऊपर से आजकल उसकी खुद की कंपनी भी, जिसके लिए वो अकेले ही खड़ा था। अभी सब करते हुए भी वो अग्नि से कभी शिकायत नहीं करता, कभी चिढ़ता तक नहीं। क्या ऐसा भी मर्द का रूप होता है? अग्नि हर पल सोचती। लोग कहते हैं औरत की मोहब्बत सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी मोहब्बत सिर्फ मर्द के आसपास रहती है, बच्चों से भी ऊपर। पर वो गलत ही तो है, उसका अंक इसे गलत साबित करता है। मर्द अगर टूटकर इस कदर समझ कर चाहे तो औरत के जिस्म के अंदर बसा हुआ वो नाजुक सा दिल गुरूर से भरा रहे, फिर क्या तकलीफ क्या दुख। अग्नि धीरे से चलकर अंक के पास आई और आराम से बेड से टिक कर बैठ गई और उसके बालों को सवार उसके माथे को चूम लिया। उसने एक बार नम्रता जी को कहते सुना है कि बच्चे पेट में अपने माँ की बात सुनते हैं। वो याद कर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और राजदारी से बोली, बच्चा मम्मा कभी शायद ही आपसे बोल पाए, क्योंकि आपके पापा कहते हैं कि आपकी मम्मा के पास शब्दों की कमी है। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, पर आपके पापा, वो आपकी मम्मा की जान है। आप आना तो बस ऐसे आना कि आप मम्मा से ज़्यादा पापा से प्यार करना, ध्यान रखना, फिक्र करना। जब भी मम्मा कहीं बाहर हों उन्हें कभी अकेला नहीं रखना, क्योंकि पापा बेस्ट है, कभी शिकायत नहीं करते मम्मा से, और यही बात मम्मा को हमेशा बुरी लगती है। इसलिए जब आना पापा के लिए आना, मुझसे एक कदम बढ़कर आना, क्योंकि पापा वो मम्मा की ज़िंदगी हैं, उनका गुरूर है, उनके इश्क का गुरूर। ये संजू है, शादी के लहंगों में सजी सवरी गुड़िया जैसी। जब वो मंडप में आई तो समर्थ बोला, हाँ 75,000 लगवाए हैं इसने इस लिपाई पुताई में हमारे। स्पर्श गहरी सांस लेकर बोला। पर जैसा कि उन सबके इन सुखदायक शब्दों की ध्वनि संजू के कानों तक पहुंच चुकी थी, तो उसने वरमाला प्रोग्राम रोक पीछे खड़े अपने भाइयों को घूरा। आंखें थोड़ी कम खोल, नकली आईलेस निकल जाएगी। अंक बोला तो फिक्र से था, पर संजू को लगा जहर जैसा था। माँ मैं सच कह रही हूँ, ये अगर चुप नहीं हुए तो पक्का सबसे पहले इनके बाल नोचूंगी, फिर शादी करूंगी। वो दांत किटकिटाकर नम्रता जी से बोली, एकदम चुप, कम से कम सबके सामने तो इज्जत रखो हमारी, बाकी तो नाक कटा ही चुके हो तुम सब। मैं देखती हूँ इन्हें। बोल उन तीनों की तरफ बढ़े। शादी पर ध्यान दे दो अभी बेबी, बाकी जंग कल से लड़ेंगे, ठीक है? राठी नम्रता के जाने के बाद संजू की तरफ हल्का झुकते हुए बोला, तुम चुप रहो वरना तुम्हारी रात काली हो सकती है इस एवज में। हद है यार, सुकून से शादी भी नहीं कर सकता कोई। राठी बोला, मैंने पहले ही क्लियर किया था, सुकून और मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है। हो गया है और मैं समझ भी गया हूँ, अब बरमाला डाल दो देवी जी। राठी बोला तो संजू ने मुस्कुराकर प्यार से उसके गले में बरमाला डाल दी।
और माहौल तुरंत मंगलमय हुआ। उनकी शादी खुशियों की दस्तक के साथ अंक अग्नि के जीवन का अनमोल रत्न भी दुनिया में आने का अपना वक्त खत्म कर चुका था। आज सुबह ही अग्नि को दर्द की शिकायत होते ही पूरे घर में भागा दौड़ी शुरू हुई। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, वो होठों को भींचते हुए पास बैठी संगीता जी से बोली ही थी कि तूफान शुरू। क्या? वो तेज से बोली। अरे सब लोग सुनो, गाड़ी निकालो, दीदी बाहर आइए, अग्नि को दर्द हो रहा है। संगीता उसे संभालते हुए चिल्लाई। क्या? सारी फैमिली गिरते पड़ते अगले 5 सेकंड में अग्नि के सर पर थी, जिसमें अब राठी भी शामिल था अपनी नई नवेली तूफान पत्नी के साथ। दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, अंक एकदम से परेशान होकर उसके पास बैठते हुए बोला। नहीं अंक, बहुत मजा आ रहा है, अग्नि पलट कर उसे घूर कर बोली। उसके सर पर खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम सब लोग? गाड़ी निकालो जल्दी, आदेश जी चिल्लाए। हाँ हाँ, हम अभी निकालते हैं। स्पर्श, समर्थ, राठी एकदम दौड़ पड़े एक साथ। अरे एक एक करके जाओ सब, एक साथ एक गाड़ी कैसे निकालोगे? और कोई मेरी मदद करो ये सामान रखवाने में, नम्रता जी जोर से बोली। तो राठी बेचारा पलटकर वापस आया। उसके बाद अंक संभाल कर अग्नि को बाहर लेकर आया तो देखा कि सब गाड़ी में भर चुके थे। पहले ही सिर्फ वो और अग्नि बाहर थे। अरे हो क्या रहा है ये? बच्चा मेरा आने वाला है, तकलीफ मेरी बीबी को हो रही है और हॉस्पिटल आप सब जा रहे हैं। आज अग्नि के मन की बात उसके भोले भंडारी के मुंह से मारे टेंशन के निकली। निकलो सब लोग बाहर, वो चिल्लाया। गला फाड़ना बंद कर, हम बस चेक कर रहे थे कि गाड़ी में सब सही है कि नहीं, समर्थ बाहर निकलते हुए बोला। हाँ, इससे पहले हमारा परिवार बैलगाड़ी पर चलता था ना, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अब मैंने क्या किया है? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अंक, हम तुम्हारी इज्जत का पैरामीटर बाद में चेक करेंगे, फिलहाल हॉस्पिटल चलें। अग्नि दर्द बढ़ जाने पर धीरे से बोली। ज़्यादा दर्द हो रहा है? वो उसे गाड़ी में बिठा कर फिर मासूम सा मुँह बनाकर बोला। नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है, वो फिर बोली तो अंक 10-12 किलो मासूमियत भर कर उलझा हुआ उसके पास बैठा उसे फिक्र से देखने लगा। उसके बाद समर्थ ने आभा और वेदिका, नम्रता सबको दूसरी गाड़ी में भरा और बाकी लोग राठी के साथ हुए। खैर बहुत कम ड्रामे और आशुतोष जी के गला फाड़ चिल्लाते रहने की वजह से आखिर सब टाइम से निपट गया और एक प्यारा सा नन्हा सा उनकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, जो बिल्कुल अंक जैसा। बस पलके खोले तो उसकी वो नीली आंखें उसमें अग्नि बसी हुई दिखाई पड़ती। वो भी तो अंक को सबसे ज़्यादा पसंद थी। ये मेरा बेटा है? अंक भरी हुई आंखों से उसे देख बोला। नहीं, अभी यहीं खरीदा है 5 रुपए में, मेरा बेटा है। स्पर्श उसकी नकल उतार बोला। भाई, वो उल्टी हथेली से आंसू रगड़ तुरंत बोला तो स्पर्श ने उसे गले से लगा लिया। तेरा ही है, देख नहीं रहा तेरी कार्बन कॉपी है। वो उसे देख बोला तो संगीता जी ने उसकी तरफ उसे बढ़ा दिया, जिसे बहुत प्यार से अंक ने अपने अंक में समेट लिया। वो एक टक नज़र अंक की तरफ कर चुका था, एकदम अग्नि की तरह शांत और बेपनाह। अंक खुशी से भर उठा, उसने झुककर उसके माथे को चूमा, फिर उसके बाद उसने तुरंत आभा ने अपने कब्जे में किया। फिर संजू, राठी, वेदिका और घर के बाकी सबका नंबर आता गया। वक्त 2 दिन और आगे बढ़ा और अग्नि आज बच्चे को लेकर घर आ गई। एक ग्रांड वेलकम हुआ था उस नन्हे से मेहमान का। बच्चे तो दूर की बात, बड़े भी बच्चे बने हुए थे इन दिनों। अंक, अग्नि को बेटा ऊपर ले जाओ, अभी बाकी तुम्हारा बेटा जब रोएगा तभी आएगा ऊपर। संगीता मुस्कुराकर बोली तो अंक ने हामी से सिर हिला दिया। आराम से, अंक उसे बेड पर बिठाकर बोला। ठीक है आप? वो उसके गालों पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। तुम खुश हो अंक? बहुत, इतना कि मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। आपने देखा, वो मेरी तरफ दिखता है बिल्कुल। अग्नि सीमित मुस्कान होठों पर सजाकर बोली। इधर आओ। अग्नि हाथ फैलाकर उसे अपने पास बुलाकर बोली तो अंक धीरे से उसमें सिमट गया। आई लव यू, वो हौले से बोली। जानता हूँ, अंक तुरंत बोला। कुछ खाएंगी आप? लेकर आऊं? नहीं अभी नहीं, वो बोली ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ कमरे से बाहर आती हुई सुनाई पड़ी। भाभी, ये भूखा होगा शायद, संजू कमरे में घुसते हुए बोली तो अंक ने लपक कर उसे गोद में लिया और हल्की सी थपकी दी और बच्चा एकदम शांत हुआ। अग्नि ने सुकून की सांस लेकर इन दोनों को एक साथ देखा, बिल्कुल परफेक्ट थे वो एक साथ।
वो शांति थी, वो दिखता अपने पापा की तरह है, पर कुछ हाथ थे उसमें बिल्कुल अग्नि की तरह होगी, जो सिर्फ अंक के लिए ही होगी। इसे आप फिट करा दीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ तब तक। चल संजू, मैं नहीं जा रही, मैं इसे लेकर आऊँगी, वो बिना मुड़े बोली। नहीं चलो, किचन में मेरा हेल्प करो, ताई जी ने कहा है ना तुम ज़्यादातर किचन में सबके साथ रहकर काम सीखोगे। अरे यार, ये माँ भी ना मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, पर आज नहीं, आज मेरी छुट्टी है। चलो तुम, वो उसे खींच कर ले जाते हुए बोला। अग्नि ने उन दोनों के जाने के बाद झुककर छोटे छोटे हाथ पैर चलाते हुए उन नन्ही आंखों को देखा, जो एक टक अब उसे ही देख रही थी। वेलकम माई चाइल्ड एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर मेंटल फैमिली, वो बोल हल्का सा मुस्कुरा उठे। और सच ही हुआ, अंक और उसके बेटे की बॉन्डिंग वाकई लाजवाब थी। अग्नि रात को अगर सो जाती तो अंक ही उसे घूम घूम कर अच्छे से संभालता। कभी कभी अग्नि की आंखें खुलती तो अंक सोफे पर उसे कंधे से टिकाए उसे लिए ही सो रहा होता, या फिर कभी कभी बेड से टिक कर। जलन सी होती आजकल अग्नि को, भले ही वो उसका पूरा ध्यान रखता, पर आजकल उसकी वो मासूम हरकतें अपने बेटे के हिस्से में ज़्यादा ही जाती। फिर कुछ सोच वो मुस्कुरा उठती। कुछ दिनों बाद अग्नि ने पहली बार अपने बच्चे के साथ अपने माँ के घर कदम रखा। आज अभी ज्ञान जी भरी हुई आंखों से उसके वेलकम में दरवाजे पर ही खड़े थे। उनकी बेटी ने भले ही मुँह से ना कहा हो, पर नज़रों से जता दिया था कि वो कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ कर चुकी थी। अंक उसके साथ ही आया था, पूरे टाइम वो उसके साथ बैठी सबकी बातों का हाँ हूँ में जवाब देती रही। यथार्थ और यात्री के साथ उसका रिश्ता पहले भी ठीक ही था, तो वो खुशी से ही मिले उससे। बाकी लोगों की ख्वाहिश अग्नि को कभी थी ही नहीं। और जब जाने के लिए निकली, अग्नि, अभी ज्ञान जी ने पुकारा। जी पापा, वो पलट कर बोली। बस इतना ही काफ़ी हुआ उनके लिए। कहते हैं ना, कभी कभी बहुत शब्दों की ज़रूरत भी नहीं होती। उसकी आंखों की वो चमक और शब्दों के ठहराव उन्हें सब समझा गए। कुछ नहीं, आती रहना बेटा, और खुश रहो बेटा, वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। अग्नि, अंक और आग्नेय तीनों जैसे ही अभी ज्ञान जी के घर से निकलकर अपने घर पहुंचे, गाड़ी के रुकते ही माहौल में एक अजीब सी हलचल भर गई। दरवाज़ा खुलते ही अंक जैसे ही गाड़ी से बाहर उतारने की कोशिश की, उससे पहले ही संजू, स्पर्श और समर्थ तीनों लगभग एक साथ उस पर टूट पड़े। अरे रुको रुको, पहले मैं लूँगा, स्पर्श ने आगे बढ़ते हुए कहा तो समर्थ ने उसे कोहनी मारते हुए बोला, हट पीछे, बड़े पापा होने का हक पहले मेरा है। संजू ने बिना कुछ सोचे दोनों के बीच हाथ डाल दिया और बोली, तुम दोनों हटो, बुआ की गोद में सबसे पहले आता है बच्चा। अंक ने सिर पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, बच्चा है, ट्रॉफी नहीं जो जीतने वाले को मिलेगी। आग्नेय इस पूरे शोरगुल में बिल्कुल बेपरवाह है, अपनी नीली नीली आंखें फाड़े तीनों को देख रहा था, जैसे तय कर रहा हो कि आज किसके हिस्से में जाना है। तभी वेदिका और आभा बाहर आई और दोनों ने लगभग एक साथ कहा, बस बहुत हुआ, पहले अंदर तो आ जाने दो। वेदिका ने बड़ी मम्मी वाला अधिकार जताते हुए आग्नेय को गोद में ले लिया और प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, चल मेरे शेर, इन सबको बाद में मौका देंगे, पहले इन्हें खुद में लड़ लेने दो। आभा पास आकर उसकी छोटी सी मुट्ठी पकड़कर बोली, कितना शांत है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अंक तुरंत बोला, नहीं नहीं, चेहरा तो बिल्कुल मेरा है, बस आंखें अग्नि की तरह नीली हैं। समर्थ हंसते हुए बोला, आंखें भले ही अग्नि की हो, लेकिन शैतानी बिल्कुल हमारी होनी चाहिए, वरना हमारी निशाचर जाति का नाम डूब जाएगा। स्पर्श ने ताली देते हुए हामी भरते हुए कहा, देखना, ये थोड़ा सा भी अग्नि पर ना गया तो मैं मानूंगा। अग्नि दूर खड़ी ये सब देख रही थी, चेहरे पर थकान के बावजूद आंखों में सुकून था। संगीता जी तुरंत उसके पास आई, उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, तबीयत तो ठीक है ना, ज़्यादा थक तो नहीं गई? अग्नि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र कैसे ना करूँ, बच्चा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी चिंता खत्म हो गई। संगीता जी ने प्यार से डांटा और उसे अंदर ले गई। उधर आग्नेय अब वेदिका की गोद में था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अंक को ढूंढ रही थी। अंक ने आगे बढ़कर उंगली उसकी हथेली में दी तो उसने तुरंत कसकर पकड़ लिया। आभा मुस्कुराई और बोली, देखो देखो, बॉन्डिंग शुरू हो गई इनकी। अंक की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उसने झुककर आग्नेय के माथे को चूमा और धीरे से बोला, मेरा बेटा। स्पर्श ने तुरंत टोकते हुए कहा,
हमारा बेटा बोल, पूरा परिवार पालने वाला है इसे। समर्थ बोला, हाँ, और सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का हक भी हमारा ही है। संजू ने आग्नेय के पैरों में गुदगुदी की तो वो पहली बार हल्की सी मुस्कान में बदला, जिसे देख तीनों लगभग उछल पड़े। देखा देखा बुआ की एंट्री से ही हंस दिया, संजू ने गर्व से कहा। अंक ने आंखें तरेर कर उसे देखा तो संजू बोली, अरे तेरे से बड़ी है मेरी आंखें, आंखें मत दिखा मुझे, और जल मत, मुझे ज़्यादा प्यार कर रहा है आग्नेय तो। अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचते ही आग्नेय को कभी वेदिका, कभी आभा तो कभी संगीता जी की गोद में घुमाया जाने लगा। अग्नि सोफे पर बैठी सब देख रही थी। कभी कभी उसे लगता जैसे आग्नेय उससे ज़्यादा इन सब का हो गया हो। फिर अगले ही पल मन ही मन वो मुस्कुरा उठती। संगीता जी ने उसे जूस पकड़ाते हुए कहा, इसे पी लो, कमजोरी मत आने देना। अग्नि ने कहा, माँ आप सब इतना संभाल रहे हो कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा। वेदिका हंस पड़ी और बोली, यही तो फायदा है संयुक्त परिवार का, बच्चा अकेले नहीं पलता। उधर समर्थ आग्नेय को गोद में लेकर कमरे में चक्कर काट रहा था और बोला, देखो बेटा, ये घर है तुम्हारा, यहाँ जितनी शैतानी करनी है करना। स्पर्श पास आकर बोला, लेकिन पहले मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा, संजू ने आंखें घुमाकर कहा, और बुआ के साथ शॉपिंग भी। अंक ने दोनों को घूर कर देखा और बोला, शॉपिंग तो वो मेरे साथ करेगा। समर्थ बोला, अरे शांत हो जा, हम बस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। आग ने अब अंक की तरफ हाथ बढ़ाने लगा जैसे उसे बुला रहा हो। अंक ने तुरंत उसे ले लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। वो अंक के सीने से लगते ही एकदम शांत हो गया। अग्नि की आंखें भर आई, उसने नजरें फेर ली ताकि कोई देख ना ले। आभा ने ये देख लिया और धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। बोली, जलन हो रही है क्या? अग्नि ने झूठी नाराजगी से कहा, बिल्कुल नहीं। आभा मुस्कुरा कर बोली, होती है माँ, हो तुम। शाम ढलते ढलते घर में जैसे मेले का माहौल था। कभी कोई आग्नेय को खिलाने की कोशिश करता तो कभी कोई उसे सुलाने का। संजू और समर्थ इस बात पर बहस कर रहे थे कि पहला निवाला कौन देगा। मैंने पहले बोला था, संजू ने कहा। समर्थ बोला, बड़े पापा हूँ, परंपरा समझो। अंक ने बीच में आकर कहा, चुप करो दोनों, भूख मेरे बेटे को लगी है, तमाशा तुम्हें। स्पर्श हंसते हुए बोला, अरे भाई लड़ क्यों रहा है, आखिर में तो सबका ही है। आग्नेय ने जैसे ही दूध पीकर आंखें मूंदी, पूरा घर अपने आप शांत हो गया। अंक उसे गोद में लिए सोफे पर बैठा रहा, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। अग्नि धीरे से पास आकर बैठी और बोली, मुझे दे दो। अंक ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, रहने दो, अभी ऐसे ही ठीक है। उसकी आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि अग्नि का दिल भर आया। संगीता जी दूर से ये नज़ारा देख रही थी, आंखों में तसल्ली थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनकी बहू और बेटे ने मिलकर एक खूबसूरत दुनिया रच ली है। रात होते होते आग्नेय सबकी थकान अपने साथ ले गया था, लेकिन किसी के चेहरे पर सिकन नहीं थी। अच्छे वक्त ज़िंदगी में कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वक्त कुछ और आगे बढ़ा और ज़िंदगी के कुछ और साल बीत गए। गुड मॉर्निंग दादाजी, सीढ़ियों से आवाज़ आई तो आशुतोष जी ने मुड़कर देखा। 5 साल का प्यारा सा आग्नेय नाइट सूट में खड़ा था, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा अंक, नीली आंखों में दुनिया भर की समझदारी लिए हुए। इन 5 सालों में उसके अंदर आए बदलावों को घर वालों ने अच्छे से जान लिया था। वो दिखता बस अंक की तरह था, बाकी आदतें सेम टू सेम अग्नि पर गई। जिसमें एक आदत बहुत स्ट्रांग थी, वो थी उसका अंक के लिए कुछ भी कर जाना। अंक का बिजनेस खूब फल फूल रहा था। आशुतोष जी रिटायर हो गए थे, अग्नि का अभी प्रमोशन हो गया था तो थोड़ा व्यस्त वो ज़्यादा रहती थी। बाकी बची निशाचर मंडली तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही, बस उनके बच्चे कुछ बड़े हो गए थे। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, अभी चेंज नहीं किया तुमने, और ब्रश वो भी नहीं किया? आप तो ऐसा नहीं करते आग्नेय, नम्रता जी ने उसका गाल चूम कर कहा। पापा सो रहे हैं और आज मेरी छुट्टी है, जब वो उठेंगे तब उनके साथ करूँगा। अच्छा रुको, मैं अभी अंक को जगा देती हूँ, संगीता जी किचन से आकर बोली। नो दादी, पापा थक गए थे कल बहुत, मम्मा लेट आई थी तो उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट करवाया, मुझे फिर अपना काम किया, तब सोए होंगे, पापा थक जाते हैं, वो बेहद फिक्र से बोला पापा का चमचा। बोल स्पर्श उसे एक हाथ से उठा सोफे पर गिरा, उसके गाल चूम कर बोला, दिस इज बैड मैनर्स बड़े पापा, सुबह सुबह छोटे बच्चे को तंग नहीं करते। वो उसके गुदगुदी करने से हंसकर बोला।
वो अग्निपुत्र, कभी तो अपने बाप की तरह जवाब दिया कर। एक इसका बाप है, बड़ा नहीं होता, और एक ये है जो कभी बच्चों जैसा जवाब नहीं देता। मेरे पापा बेस्ट हैं, वो छोटा सा मुंह फुलाकर बोला। हाँ हाँ, तू बेस्ट, तेरे पापा बेस्ट, तेरी माँ बेस्ट, बाकी यूजलेस तो हम ही हैं। समर्थ ऑफिस के लिए तैयार जूते हाथ में लेकर बाहर आया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आग्ने आराम से संभाल कर सोफे पर बैठकर बोला। फिर आशुतोष जी की तरफ देखते हुए बोला, दादू व्हाट अबाउट हाइजीन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आग्ने, हम कई बीमारियों से बचते हैं बेटा इससे। वेरी गुड दादू, तभी तो छोटे पापा जूते वालों हाथों से सैंडविच खा रहे हैं। समर्थ, उसके इतना कहते ही वेदिका चिल्लाई। कभी तो शर्म करो, बच्चे सब जानते हैं, बुढ़े कुछ नहीं जानते। अच्छा, तुम जानती हो बड़ा, बेचारा पति गधा मजदूरी करने जा रहा है ऑफिस, ये नहीं थोड़ी सी सेवा करे। इस अग्निपुत्र की बातें सुननी है तुम्हें, चुगलखोर कहीं का। आई एम नॉट चुगलखोर, वो कमर पर हाथ रखते हुए बोला। मैं तो आपको बस बता रहा था। पापा ऐसे ही हैं आग्नेय, तू ध्यान मत दिया कर। दैविक जो अभी अभी रूम से बाहर आया था आग्नेय के कंधे पर हाथ रखकर बोला। पर ये तो गलत है ना, मम्मा कहती है गलत बात हमेशा गलत होती है, उसे तुरंत टोकना चाहिए। बस चुप हो जा चूजे, मम्मा का ज्ञान और पापा की भक्ति, कुछ और आता है इसके अलावा? समर्थ फिर चिल्ला उठा। हाँ वो देखो, बड़े पापा सोफे के कबर पर तेल वाले हाथ पोंछ रहे हैं। वो फिर बोला तो इस बार स्पर्श और समर्थ दोनों ने उसे एक साथ घूरा और चिल्लाए। किसने की इसके स्कूल की छुट्टी, जो तुम लोगों की करता था निशाचरों? आज संडे है, भोले भाले बच्चों के पीछे पड़ जाते हो। नम्रता जी उसे गोद में उठाकर बोली, ये भोला है, हाँ और क्यूट भी। ये बात उसने अंक के स्टाइल में बोली तो स्पर्श और समर्थ के साथ बाकियों को भी उस पर बहुत प्यार आया। ओ मेरा प्यारा बच्चा, क्या खाएगा आज? आभा उसके गाल पकड़कर बोली। बनाना मिल्क शेक बना दूं? ओके बड़ी मम्मी। अच्छा अब कहाँ गई हाइजीन? स्पर्श उसकी तरफ देख बोला तो उसने उससे एकदम इग्नोर किया। देखा देखा, गया हम पर ही है, पर मानेगा नहीं, कटपिस कहेगा। अंक, आदेश जी ने बाहर से आते हुए आवाज दी तो कमरे में सो रहे अंक की आंख एकदम खुली। तब तक आदेश जी उसे दोबारा बुला चुके थे। जी ताऊ जी, वो बेड पर अलसाया सा उठकर जोर से बोला। तुम्हारा कोई लेटर आया है बेटा, देख लेना आकर। उसकी बात सुन अंक ने बेड सर से टिका लिया, फिर साइड में देखा। अग्नि आज सुबह जल्दी चली गई थी और अभी के लिए आग्नेय भी गायब था। आग्नेय, उसने आवाज़ दी। यस पापा, वो नीचे से बोला और जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागा। बेटा मिल्क शेक तो पी लो, आभा ने आवाज़ दी। पापा बुला रहे हैं ना बड़ी मम्मी, वो भागकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोला। आभा और वेदिका के लिए आग्नेय उनके बच्चों से भी बढ़कर था। आखिर अग्नि के ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वो उसकी बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी जो बन गई थी। दैविक निशु बड़े हो गए थे, पर बच्चों की वही अंडरस्टैंडिंग उनकी तीसरी पीढ़ी की भी पहचान थी। आपसी प्यार और साथ जिनमें स्पर्श, समर्थ, अंक और संजू जुड़े हुए थे, बिल्कुल कभी ना छूटने वाले साथ की तरह। संजू फिलहाल अभी अपने ससुराल में थी और काफ़ी बदल गई थी, पर बिल्कुल बदलना तो नामुमकिन ही था। पापा, वो बेड पर सीधा चढ़ अंक की गोद में समा गया तो अंक ने उसे खुद में समेट लिया। वो एक अच्छा पिता साबित हुआ था, जिसमें उसके बच्चे का उसके लिए इतना केयरिंग होला एक अलग ही बॉन्डिंग बना चुका था। मुझे उठाया क्यों नहीं? आप थक गए थे कल पापा, वो प्यार से बोला। कहीं घूमने चले आज सबके साथ? पापा पिछले एक हफ्ते से बिजी थे ना। इट्स ओके पापा, पर हम शॉपिंग पर नहीं जाएंगे, मैं बहुत बोर होता हूँ वहाँ, वो अग्नि की तरह उकता कर बोला। अंक का ये सपना अधूरा ही रह गया। उसका बेटा शॉपिंग नहीं करता था, बाकी उसे सब पसंद था। पहले हम डिज्नी वर्ल्ड चलेंगे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे झूले आए हैं, वो कुछ सोच कर बोला। ओके फिर शॉपिंग। अंक उसका चिढ़ा हुआ मुंह एंजॉय करते हुए बोला। नहीं, फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद शॉपिंग। नहीं, फिर हम बड़े पापा जहाँ जाते हैं ना, वो बड़ा सा फाउंटेन है वहाँ, और बड़े से तालाब में सुंदर सुंदर सी मछलियाँ होती हैं, वहाँ चलेंगे। फिर शॉपिंग। पर तब तक रात हो जाएगी पापा, और मम्मा कहती हैं बच्चों को टाइम से सोना चाहिए। वो अपने पापा को मासूमियत के जाल में फंसाने की कोशिश कर बोला, जिसमें उसके पापा प्रिंसिपल हैं बहुत पहले से और अभी भी।
तो ठीक है, नहीं जाते शॉपिंग, पापा को नहीं लेने कपड़े फिर। अंक दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पर सजाकर बोला। तो सीधा आग्नेय के दिल पर लगी। नहीं पापा, हम चलेंगे शॉपिंग, आप गुस्सा मत हो। ओके डन, अंक खुशी से उसे बाहों में कसकर बोला। अग्नि जब घर आई तो सब तैयार होकर बैठे हुए थे, ऑफिस और बाकी काम पोस्टपोन करके। उसके इंतजार में पूरा प्लान पेपर पर उतार कर। आप लोग कहीं जा रहे हैं? अग्नि ने हाल में सभी को लाइन बनाकर बैठे हुए देख कहा। हम घूमने जा रहे हैं चाची, बाकी बड़े लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, दैविक एक सांस में पूरी बात बताकर बोला। माँ और ताई जी कहाँ हैं? और तुम्हारी मम्मा? तैयार हो रही हैं, निशु गहरी सांस लेकर बोली। पिछले 1 घंटे से स्पर्श बात पूरी करके बोला। और आग्नेय कहाँ है दैविक? अग्नि फिर से पूछी। वो सबकी मदद कर रहा है, जल्दी तैयार होने में, अग्नि आगे बोली। नहीं, ये समझाने में कि वहाँ चलकर कोई मूवी नहीं बनेगी। आपको याद है ना चाची, जब हम पिछली बार घूमने गए थे? बिल्कुल याद है। तो मुझे ले जाना तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, हमेशा की तरह, अग्नि बोली। बिल्कुल चाची, अब पापा, चाचू, मम्मी, चाची और दोनों दादी, और आप जानती हैं बुआ भी आ रही हैं। आप जानती हैं ना, ये सब हम बच्चों से कैसे संभलेंगी? सही है, रुको फिर तुम सब, मैं भी आती हूँ, अग्नि बोलकर ऊपर की तरफ बढ़ी, जहाँ अभी अंक तैयार होकर बस नीचे ही आ रहा था। लाइट पर्पल टी शर्ट और जींस के साथ इन 5 सालों में अग्नि अगर कुछ और खिल गई थी तो उसका भोला भाला पति भी और कातिल हो गया था। कपड़े निकाल दिया है मैंने, चेंज करके आइए, वो उसकी कमर में हाथ डाल उसके गाल चूमते हुए बोला। क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आई, वरना अपने बेटे के अलावा कुछ याद नहीं रहता आपको? अग्नि उसके पहलू से निकल चेंजिंग रूम की तरफ बढ़कर बोली। आपको ऐसा लगता है क्या? वो अभी उसकी रखी हुई लाइट पिंक साड़ी का गोल्डन ब्लाउज पहन ही रही थी कि अंक अंदर आ गया। क्यों, ऐसा है नहीं? वो ब्लाउज वैसे ही छोड़ बोली। जो अंक ने तुरंत उसको हुक लगाना शुरू किया तो अग्नि ने सामने रखी साड़ी उठा ली। अभी वो सामने रखे आईने में इसके बदलते हुए सुंदर चेहरे पर आते जाते रंगों को देख हल्का मुस्कुरा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, आई लव यू सो मच, आप ऐसे नहीं बोल सकती। वो अग्नि के बाल साइड कर उसके कंधे पर होठ रखता हुआ उसकी पीठ तक चूम कर बोला। अंक ने अग्नि के बालों को हल्के से साइड किया और कंधे पर होठ टिकाते हुए धीमे से चूम लिया तो अग्नि की पलकों के नीचे एक सुकून सा उतर आया। वो मजाक में कुछ कहने ही वाली थी कि उसने महसूस किया अंक की हथेलियां उसकी कमर पर ठहर गई हैं, जैसे उसे यहीं रोक लेना चाहता हो, जैसे दुनिया की सारी जल्दी बाहर छूट गई हो। अग्नि ने आईने में खुद को देखा, हल्की गुलाबी साड़ी, सुनहरी बॉर्डर और अंक की मौजूदगी से और निखरता उसका चेहरा। उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया लेकिन प्लेट्स जरा सी टेढ़ी रह गई। अंक की नज़र वहीं अटक गई। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और बड़े इत्मीनान से उसकी साड़ी की प्लेट्स ठीक करने लगा। उंगलियां बहुत जानबूझकर हल्के से कपड़े पर चलती रही। अग्नि ने सांस रोक ली। उसे पता था ये सब जानबूझकर कर रहा है। तुम जानबूझकर कर रहे हो ना अंक? उसने आधी शिकायत आधी मुस्कान के साथ कहा। अंक ने जवाब नहीं दिया, बस उसके पेट पर हल्का सा किस कर दिया। इतना मासूम। अग्नि की उंगलियां अपने आप उसकी कलाई पर कस गईं। अंक, उसने धीमे से कहा। बिल्कुल मदहोश आवाज में उसकी करीबी कहाँ ही वो बर्दाश्त कर पाती थी, पिघलने लगती थी अग्नि, लेकिन उसकी आवाज में कोई शक्ति नहीं थी। अंक ने सिर उठाकर उसे देखा, नीली आंखों में वो पुरानी शरारत, वही मोहब्बत। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अंक ने कहा और इस बार उसके गले के पास झुककर बहुत हल्की सी चूम लिया। अग्नि की सांसें बिखर गई। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे इस पल को रोक लेना चाहती हो। आपको अभी भी मुझसे शिकायत है कि मेरा प्यार कम होता जा रहा है आपके लिए? ये बोलते हुए उसने उसके होठों को लॉक कर दिया। अग्नि की आंखें अपने आप सुकून से बंद हो गई। उसकी करीबी कहाँ ही वो बर्दाश्त कर पाती थी। दुनिया जहाँ का काम एक तरफ और उसके अंक की बाहों में उसके पहलू में आने का सुकून एक तरफ। थोड़ी देर बाद वो अग्नि से दूर हुआ और उसके चेहरे पर अपनी नज़र जमा ली। तुम बिगड़ रहे हो अंक? अंक की उंगलियां अब भी उसकी कमर पर थी, लेकिन पकड़ में अब जरा सी कसावट आ गई थी। क्या करूं? अगर मेरी बीवी इतनी खूबसूरत लगे तो, और वो शिकायत भी करे मुझसे? उसने बिना मुस्कुराए कहा। उसकी गंभीरता ने अग्नि को और चिढ़ा दिया। उसने आगे बढ़कर अंक के होठों को अचानक लॉक कर दिया।
एक गहरा पूरा बिना जल्दबाजी का किस, जिसमें शिकायत भी थी, चेतावनी भी और बहुत सारा प्यार भी। किस से अलग होते हुए उसने उसकी आंखों में देखा और धीमे से बोली, मेरे ऊपर का कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहे हो तुम पतिदेव। तुम्हारा फेवरेट शॉपिंग पर जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। आपकी बीवी अगर रोमांस पर उतर गई तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अंक एक पल को जैसे सांस लेना भूल गया। उसने माथे को चूमते हुए बोला, ये धमकी है या वादा। अग्नि ने उसकी कॉलर ठीक की, उंगलियां जानबूझकर उसकी गर्दन पर रुक गईं। समझदार आदमी दोनों में फर्क नहीं पूछते, अग्नि ने कहा। अंक हंस दिया, वही हंसी जिसमें वो हमेशा हार जाती थी। उसने उसे अपने पास खींच लिया, माथे पर एक लंबा सा चुम्बन रखा और उसके बाद गाल पर, फिर बहुत हल्के से नाक के पास, जैसे हर स्पर्श कह रहा हो कि उसे जल्दी नहीं है। तुम्हें पता है 5 सालों में तुम और भी खूबसूरत हो गई हो, उसने कहा। अग्नि ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, और तुम और भी खतरनाक। पहले भोले बनते थे, सीधा हमला करते हो। अंक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी धड़कन पर रख दिया। अग्नि कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखा, वही भरोसा, वही अपनापन, वही रिश्ता जो वक्त के साथ और गहरा हो गया था। उसकी यही आदत अग्नि को और सुकून से भर देती। वो मजाक में कहती और अंक सीरियस होकर उसके पहलू में अपनी मोहब्बत भर देता। अंक लेट हो रहा है, चलो, उसने आखिर में कहा, वरना सच में शॉपिंग कैंसिल हो जाएगी। अंक ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहा, और अगर कैंसिल हो भी गई तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, होने दो। वो ड्रेसिंग रूम को दरवाजे के एक हाथ से सरका कर वहीं पर अग्नि को टिका कर बोला, तो अग्नि ने उसकी आंखों में उतरी हुई शोखी को समझ आंखें झुका ली कि ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मा पापा क्या कर रहे हैं आप लोग, हम लेट हो रहे हैं, सब काम मुझे को करना पड़ता है। आग ने बाहर हाथ बांध कर बोला, ओ मेरा बेटा, ये दूसरा कभी आने ही नहीं देगा। अंक हल्की चिढ़ से बोला, तो अग्नि खोलकर मुस्कुराई और जल्दी से साड़ी फिट की। अंक ने दरवाज़ा खोला, सामने सेम उसी के जैसी टी शर्ट और पैंट पहने उसका छोटा वर्जन खड़ा था। पापा चलो ना, मम्मा कहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ आग्ने, अग्नि बाहर की तरफ आकर बोली, तो आग्ने बढ़कर उसके पैरों से लिपट गया, तो अग्नि ने उठाकर उसे सीने से लगा लिया। कल कहानी का लास्ट पार्ट है। यकीन मानिए, जितना आप लोगों को बुरा लग रहा होगा उतना मुझे भी ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, जो चीज़ शुरू हुई है उसका अंत भी होना ही है। और ये कहानी उतनी ही बड़ी थी जितनी मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। सच बता रही हूँ, इस कहानी को अगर मैंने 1 मिनट बढ़ाया नहीं होगा तो 1 मिनट भी इसको स्किप नहीं किया है। राइटर के द्वारा लिखा हुआ टोटल कहानी मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। आप लोगों का भर भर के प्यार मिला इस कहानी को, लेकिन यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आया, वरना इतनी खूबसूरत कहानी 10 के को मोहताज नहीं रखती। मिलते हैं कल अग्नि, अंक और रघुवंशी फैमिली के साथ और भी बेहतरीन और ब्यूटीफुल पार्ट में, कल 11 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।